Hello everyone, good afternoon and welcome on the platform of E-Academy Education। मैं कुमार अनुराग आप लोगों के साथ हूँ आपके सामने, और इस सेशन में आज हम थोड़ा हटकर बात करेंगे टॉपिक्स से, थोड़ा सा हटकर मैं, क्योंकि अभी तक आप मुझे एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में देख रहे थे। जनरल साइंस के पोर्शन में भी मैं आपकी क्लासेस लूँगा। उन सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारे E-Academy एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर PCS SDM का बैच जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस भी लूँगा और जनरल साइंस की क्लासेस भी लूँगा। तो इसके लिए आप PCS SDM बैच, जो भी ऐसे बच्चे जो PCS SDM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। हमारा PCS SDM का बैच जो है वो प्रॉपरली रनिंग है, और इसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी जो सेकंड बैच हमारा है वो जस्ट लॉन्च्ड है। इसमें हार्डली 2 क्लासेस जो हैं वो आपकी निकली होंगी, और वो 2 क्लासेस भी आपकी मिस नहीं होंगी, क्योंकि आप जब ऐप पर हमारे साथ जुड़ेंगे एडमिशन लेंगे तो उन क्लासेस की वीडियोज़ जो हैं वो आपको आपके ऐप पर मिलेगी। इवन सिर्फ हम वीडियोस की बात ही नहीं करते, बल्कि साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे सीधा संपर्क करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं जो थोड़ा हटकर काम करने की बात कर रहा था, तो मैं PCS के लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है। कमिंग PCS एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। आप इनको ज़रूर देखें और आप ये जानें कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। मैं सिर्फ आपके साथ आंसर ही शेयर नहीं करूंगा, बल्कि साथ के साथ मैं उनके डिस्क्रिप्शंस भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर के, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। मैं प्रश्न संख्या 1 पर आ रहा हूँ। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शंस विटामिन E इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 4 आपके पास फंक्शंस दिए गए हैं। इन 4 फंक्शंस में डेवलपमेंट ऑफ टीथ, सेकंड जो फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, थर्ड नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, एंड फोर्थ जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये 4 आपके पास फंक्शंस है जो कि दिखाए जा रहे हैं, और उसके बाद नीचे कोड में आंसर्स दिए हुए हैं। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, मैं उनके लिए भी क्वेश्चन ये हिंदी में आपको दिखा देता हूं। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस कार्य और कार्यों के लिए विटामिन E महत्वपूर्ण है। ये 4 कार्य जो है वो है दांतों का विकास, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, तीसरा है जननांगों की सामान्य प्रक्रियाएं, और चौथा है एपिथीलियम ऊतकों का सामान्य स्वास्थ्य। ठीक है, तो अब इनके ऑप्शंस में अगर हम आएंगे तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देगी यहाँ पर, कि जब हम विटामिन E की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जानना। देखिए, सबसे पहले तो विटामिन E को हम एंटी फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, यानी कि ये विटामिन ऐसी है जिससे हमारी जो फर्टिलिटी है, एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन है, यानी कि ये विटामिन हमारी जो इनफर्टिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी जो है वो हमेशा से ही हमारे सेक्स ऑर्गन्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स का ही जो आप कह सकते हैं कि फंक्शन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको काम में देखने में मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जो है, ये तो एक करेक्ट ऑप्शन होगा ही होगा, यानी थर्ड जहाँ भी है आपको वो ऑप्शन चूज करना है। मैं यहाँ पर आपको किस प्रोसेस से देखिए ऑप्शन चुनना बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि आप जो दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप तुरंत हिट कर सकते हैं, एक बार उसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे हमेशा ही। अगर मैंने आपसे ये कहा कि विटामिन E जो है उसका इम्पॉर्टेंस है जो हमारी इनफर्टिलिटी है उसको ख़त्म करने में, क्योंकि वो एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं जिनको हम सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स तो होगा ही, इसके साथ ही जहाँ पर भी 3 नहीं है वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
देखिए ए ऑप्शन में आपके पास 3 नहीं है, इसमें सिर्फ 1 और 2 है, वो एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शंस बच रहे हैं अभी। अब आइए जरा हम बात करें कि और हम क्या देख सकते हैं। पहला है इसमें डेवलपमेंट ऑफ टीथ, यानी दांतों का विकास। क्या दांतों के विकास में विटामिन ई का योगदान है? देखिए विटामिन ई का योगदान हम कभी भी दांतों के विकास में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि दांतों के विकास में मुख्य रूप से कैल्शियम का जो है वो योगदान है, और इसमें विटामिन डी जो है उसका योगदान हमें मानना चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो ऐसे ही हट जाता है। सेकेंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में विटामिन ई का कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जहां भी 2 लिखा है वो भी आपका ऑप्शन हट जाएगा। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है, वो भी हट जाता है। अब आपके पास सी और डी ऑप्शन जो बचे हैं उसमें आप देखें, एक में है ओनली 3 सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में है ओनली 3 और 4। तो हमें ये चेक करना है कि 4 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। 4 देखें, जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि बॉडी के ऊपरी कवरिंग को बनाने में हेल्प करते हैं, और बॉडी की कवरिंग में जो हेल्प करेगा वो आप देख सकते हैं कि बॉडी की कवरिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरिंग है, हमारे जो स्किन की कवरिंग है वो, है ना। इसके अलावा हमारे इंटरनल बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके भी कवरिंग को बनाने में एपिथेलियल टिश्यू का योगदान होता है। सामान्य रूप से अगर आप स्किन की बात करें, है ना, अगर आप अपने त्वचा की बात करें तो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है, और इसलिए जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगा। इस वजह से थर्ड एंड फोर्थ जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम देखेंगे, क्या, डी देखेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। इनमें से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है। हिंदी में मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है पहला कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, सेकंड है बी ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, सी ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वोर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, और डी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, आपको ये समझना है कि इनमें से लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें लिवर के बारे में जाननी चाहिए। देखिए, लिवर एक तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जिन लोगों को हिंदी में प्रश्न देखने हैं, मैं उनके लिए स्लाइड ये वाली ओपन कर रहा हूँ, आप उससे ऑप्शन समझेंगे एक बार और फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बताया कि लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और इस ग्लैंड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस भरा हुआ होता है, और ये बाइल जूस जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, जहाँ पर वो भोजन के पाचन में सहायता करता है ना। वो भोजन के पाचन में तो बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो जो भी भोजन ड्यूडेनम में पहुँचता है उस भोजन को क्षारीय बनाने में, उसको अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। तो एक तो ये लिवर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा लिवर के और भी कई सारे फंक्शंस हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म के बाद जो ग्लूकोज वहाँ पर फ्री होता है, जिस ग्लूकोज का यूज़ हम करते हैं एनर्जी गेन करने में, जिस ग्लूकोज की सहायता से हम एनर्जी जो है वो गेन करते हैं और उसके बाद हम अपने कार्य कर पाते हैं, तो जब भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम लिवर करता है। यानी जो पहला ऑप्शन है आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, ये बिल्कुल सही है, यकृत का कार्य है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं चुन सकते हम, क्योंकि आपसे पूछ रहा है यकृत का कार्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला कार्य है, इसलिए इसको नहीं चुन सकते। दूसरा आपसे कहा गया प्रोडक्शन ऑफ यूरिया,
यूरिया का प्रोडक्शन, निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बनता है उनमें से एक बाई प्रोडक्ट है यूरिया, और इस यूरिया का प्रोडक्शन भी यकृत यानी कि लिवर में होता है। तो इसलिए बी जो है ऑप्शन, उसको भी हम नहीं चुन सकते क्योंकि ये भी यकृत का सही कार्य है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वोर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, यानी जो आरबीसी है, जो कि डेड आरबीसी है, या फिर वोर्न आउट यानी कि क्षतिग्रस्त जो आरबीसी है, उसके डिस्ट्रक्शन या उसको नष्ट करने का काम भी यकृत करता है। ये बिल्कुल सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो है वो जब डेड हो जाता है तो उसके बाद वो यकृत में आकर जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसको विनष्ट किया जाता है। या फिर वैसी आरबीसी जो क्षतिग्रस्त है, जिसका कोई कार्य बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, उस आरबीसी को भी नष्ट किया जाता है यकृत में आके, यानी लिवर में आके। और इसी वजह से लिवर को आप याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्र, तो ये आंसर आता है लिवर, है ना। लिवर के अलावा ये टर्म हम एक और भी पढ़ते हैं, स्प्लीन के साथ भी पढ़ते हैं, लेकिन लिवर में भी ये चीज़ है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो हम लिवर बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से लिवर का ये तीसरा कार्य भी चूंकि हमें समझ में आता है, इसलिए सी ऑप्शन को भी हम नहीं चूज कर सकते। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आप ऑलरेडी चूज नहीं कर सकते, इसलिए चौथा ही आपका सही ऑप्शन होगा, और वो ये है कि यकृत का ये कार्य नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अपेक्षित भोजन से भोज्य पदार्थ एवं अत्यधिक जल का अवशोषण, ये जो है वो यकृत का कार्य नहीं है। भोजन का अवशोषण या भोज्य पदार्थों का अवशोषण और अत्यधिक जल का अवशोषण यकृत में बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन आपको बताया मैंने डी, ठीक है। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा कथन असत्य है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, कथन असत्य कौन सा है ये पूछ रहे हैं हमसे। आइए जरा देखते हैं। पहला कथन बोलता है फंजाई एंड बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक। जो फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी होते हैं। ये मरी और सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो फंजाई होता है ये सेप्रोफिटिक होता है, और बैक्टीरिया में से भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना। वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होते हैं और ये मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? उनका डीकम्पोजिशन करके, उनका विघटन करके। सेम काम फंजाई भी करते हैं, कवक भी करते हैं। कवक को आप सामान्य भाषा में फफूंद कह सकते हैं। तो जो फफूंद है उनका भी काम होता है क्या? वो भी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन देते हैं, उनका विघटन करके। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका चूंकि सही कह रहा है, कथन सही है, स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम इसको नहीं चुन सकते क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। सेकंड देखें, बी बोलता है सेप्रोट्रॉफ्स फीड ओवर होस्ट, यानी कि मृतोपजीवी भोजन के लिए पोषक पर निर्भर होते हैं। अब देखिए पोषक हमेशा कौन होगा? पोषक हमेशा होस्ट कोई भी होगा वो लिविंग होना चाहिए, वो कभी भी डेड नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमेशा पोषकों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो सड़े गले पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसलिए बी स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। और इसके साथ आपको ये बताऊं मैं कि चूंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चुनना है, इसलिए जो हमारा बी स्टेटमेंट है यही करेक्ट ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को हमें चुनना है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई है उनको मैं बता दूं। सी ऑप्शन बोल रहा है पैरासाइट्स इंक्लूड वर्म्स ऑफ एनालिड्स, प्लेटीहेलमिंथिस एंड निमेटोड एटसेट्रा। जो परजीवी होते हैं, हिंदी में भी मैं दिखा रहा हूँ, एनेलिडा, प्लेटीहेलमिंथिस और निमेटोडा आदि के कृमि परजीवियों में शामिल है। निश्चित रूप से आप देखें प्लेटीहेलमिंथिस में जो फ्लैटवर्म होता है ना, या जिसको आप टेपवर्म बोलते हैं, वो एक परजीवी है। टेपवर्म हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारी आंत की दीवारों से चिपक कर, हमारे इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक कर वहाँ से अपना पोषण ले रहा होता है। तो इसलिए
जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है इनको आप परजीवियों में शामिल करते हैं। परजीवी देखिए उसे बोलते हैं जो होस्ट से यानी कि पोषक से अपना भोजन प्राप्त करता है और बदले में पोषक को नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी परजीवी होगा, जो भी पैरासाइट होगा, वो यही लक्षण प्रस्तुत करेगा, वो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। उसी तरीके से एनेलिडा, जो एनेलिडा वर्ग के जीव होते हैं वो भी वर्म होते हैं, वो भी कृमि होते हैं, और इनमें से कई सारे एनेलिडा वर्ग के प्राणी जो हैं वो भी परजीवी के तौर पर काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर बड़ी आंत में कुछ एनेलिडा वर्ग के जो कृमि हैं वो पहुंच जाते हैं। आपने सामान्य रूप से सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है उन्हें, क्योंकि पाचक रसों को वो बहुत तेज़ी से अवशोषित कर लेते हैं और इसलिए बच्चों का शरीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये एनेलिडा वर्ग के ही प्राणी होते हैं, वर्म होते हैं, जो कि इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर लिख रहा है एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थिस और निमेटोडा आदि के कृमि परजीवियों में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से ये कथन सही है, इसलिए हम इसको अपने ऑप्शन में नहीं चुन सकते थे। डी ऑप्शन आपसे कह रहा है पादप एवं नीलहरित शैवाल स्वपोषी हैं, यानी कि प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको पता है प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है क्योंकि प्लांट के साथ कंडीशन है कि वो अपना भोजन खुद बना सकता है। उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम सामान्य भाषा में साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको भी हम स्वपोषी बोलते हैं, इनको भी हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो चूंकि कथन डी भी हमारे पास सही है, जो हमारे पास स्टेटमेंट डी है वो भी करेक्ट है, इसलिए ये भी हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं था। तो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? बी, सेप्रोट्रॉफ्स फीड ओवर होस्ट। ये कथन सही नहीं है। सेप्रोट्रॉफ्स किस पर फीड करते हैं? सड़ी गली चीज़ों पर, है ना, जो भी डीकेइंग मैटर होता है उस पर फीड करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ दूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of organism food material is broken down outside the body and absorbed। हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्नलिखित जीवों के समूह में से किस में भोज्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और फिर अवशोषित होता है? आप देखें कौन सा ऐसा जीव है, कौन से ऐसे जीव हैं जो कि पहले फूड मटेरियल का डीकॉम्पोजिशन, यहां ब्रेकडाउन का मतलब आप समझेंगे डीकॉम्पोजिशन यानी कि उनको विघटित करता है और उसके बाद एब्जॉर्ब करता है, यानी पहले शरीर में नहीं लेता भोज्य पदार्थ को, पहले वो उसका डीकॉम्पोजिशन कर देता है और उसके बाद जो है वो शरीर के अंदर अवशोषित करता है। जब भी आप इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जहां पर ये बोला जा रहा है कि जीव ऐसे हैं जो ब्रेकडाउन शरीर से बाहर कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से फंगस ग्रुप के यानी कवक समूह के प्राणी होने चाहिए, जिनको हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि वो मृतोपजीवी हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन में समूह है मशरूम, ग्रीन प्लांट एंड अमीबा, है ना। हिंदी में देखें मशरूम, हरे पौधे एवं अमीबा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मशरूम तो इसमें फंजाई है, फंगस है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स जो है वो पादप वर्ग के प्राणी हैं और जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है। तो निश्चित रूप से ये समूह नहीं होगा। बी ऑप्शन बोल रहा है यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड, यानी कि यीस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड जो हैं ये आपको पता होगा कि ये तीनों ही जो हैं वो फंगस ग्रुप के प्राणी हैं, ये कवक वर्ग के प्राणी हैं और इनके साथ अब चूंकि ये तीनों ही कवक हैं इसलिए निश्चित रूप से ये मटेरियल्स का ब्रेक डाउन करते होंगे कहाँ? शरीर से बाहर, और उसके बाद ही उसके जो आप कह सकते हैं कि जो उसका न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उसके पोषक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर बी होगा। थर्ड में आप देखें पैरामीशियम, अमीबा और कस्कुटा, ये भी नहीं है सही ऑप्शन, और डी ऑप्शन है कस्कुटा, लाइस और टेपवर्म। लाइस तो इंसेक्टा में आ जाएगा, टेपवर्म जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थिस का प्राणी है। तो निश्चित रूप से इनका किसी तरीके से कोई संबंध नहीं है इस कथन से जिसमें हमसे कह रहे हैं कि फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन शरीर से बाहर और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है जरा देखते हैं। पहला कथन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम स्टमक। प्रोटीन का पाचन जो है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो रहा है? आमाशय से शुरू हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखें, बोल रहा है लिवर डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड। लिवर जो है वो डाइजेस्टेड फूड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि विषैले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्टमक डाइजेस्ट द फूड बट स्टमक इज नॉट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस बिकॉज वॉल ऑफ स्टमक इज लाइंड विद म्यूकस। आपसे कह रहा है कि स्टमक जो है इससे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि भोजन का पाचन करते हैं, लेकिन उन एंजाइमों के द्वारा आमाशय यानी स्टमक का पाचन नहीं होता, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस ये फूड का डाइजेशन कर रहे हैं वो स्टमक को इसलिए प्रभावित नहीं करते क्योंकि जो स्टमक की दीवार है, आमाशय की दीवार है, उस पर म्यूकस का आवरण होता है, उस पर श्लेष्मा जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, उसका आवरण वहां पर देखने को मिलता है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन तीन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अब आपको अगर पता हो तो प्रोटीन का डाइजेशन निश्चित रूप से स्टमक से यानी आमाशय से शुरू होता है। वैसे तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप बात करेंगे तो मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का जो पाचन है वो उसकी मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। बक्कल कैविटी में सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट का या जिस पोषक पदार्थ का डाइजेशन होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमसे ये कहा जाता है कि मुख में जो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है उस एंजाइम का इफेक्ट स्टार्च पर होता है और वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपने कई बार ये सुन रखा होगा जब लोग बताते हैं ये कि मुंह में रोटी को कुछ देर चबाने के बाद रोटी मीठी लगने लगती है, इसलिए क्योंकि रोटी जब हम लेते हैं तो उसमें स्टार्च होता है और जब उस रोटी को हम चबाते हैं तो मुख के अंदर जो टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है जिसको सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, जिसको सैलिवरी एमाइलेज या हिंदी में लार एमाइलेज भी बोलते हैं। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या काम करता है? ये सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करके उसका ब्रेकडाउन करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में डाइसैकेराइड है ना। आपको ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि साधारण रूप में तोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले माल्टोज एक डाइसैकेराइड में टूटेगा। डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि दो शुगर की चेन से बने होते हैं, तो इसलिए माल्टोज में जब कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च तो रोटी हमें मीठी लगने लगती है। लेकिन इसके अलावा हमारे मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में किसी भी दूसरे पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है। जब ये भोजन हमारे मुख से हमारे आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवार से एक विशेष प्रकार का एंजाइमों का पूरा आप कह सकते हैं ग्रुप या समूह निकलता है, स्रावित होता है, जिसको कि हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जिसको हम जठर रस बोलते हैं। और इस जठर रस में जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन कराता है स्टमक के अंदर, लेकिन स्टमक में और किसी दूसरे पोषक तत्वों का पाचन शुरू नहीं होता या नहीं होता है, यानी वहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी नहीं होता, वहाँ फैट का यानी वसा का भी पाचन नहीं होता है। तो जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम स्टमक, यानी कि आमाशय से प्रोटीन का पाचन जो है वो शुरू होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, लिवर डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो पाच्य भोजन है, जो पचित भोजन है, उसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो विषैले पदार्थ हैं लिवर उनको डिस्ट्रॉय करता है, लिवर उनको नष्ट करता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन में आपको बताया था लिवर के जब हम कार्य कर रहे थे कि लिवर जो है वो यूरिया का उत्पादन करता है। यूरिया क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर अगर रह जाए
तो हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये पता हो कि लिवर इस तरीके के कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, और जब 1 और 2 ट्रू है तो इसका मतलब हमारे पास जो बी और सी ऑप्शन है ये बिल्कुल हट जाते हैं। ए और डी में से अब हमें चुनना है, तो हमें थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेना, अगर थर्ड सही होगा तो डी ऑप्शन, गलत होगा तो ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखें हम। एंजाइम सिक्रीटेड बाय स्टमक डाइजेस्ट द फूड बट स्टमक इज नॉट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस बिकॉज वॉल ऑफ स्टमक इज लाइन्ड विद म्यूकस। आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की जठर रस की, गैस्ट्रिक जूस की, और गैस्ट्रिक जूस में आप जाने कि क्या क्या चीज़ें श्रावित होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में एक तो होता है म्यूकस, यानी वो चिपचिपा पदार्थ जो कि बाहर निकलने के बाद, श्रावित होने के बाद स्टमक की वॉल यानी आमाशय की दीवार को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है गैस्ट्रिक जूस में वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो काम करता है, एक तो स्टमक में आए भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है, और दूसरा उस भोजन के साथ आए जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे जीवाणु वगैरह, उनको मारने का भी काम करता है। तो दो काम ये HCl करता है। और तीसरा जो एंजाइम निकलता है उसको हम पेप्सिनोजेन एंजाइम बोलते हैं, जो कि अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। आपको ये बताऊं मैं कि यहाँ पर जो म्यूकस निकलता है सबसे पहले जठर रस के श्रावित होने में, वो इसलिए निकलता है क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ आमाशय को यानी स्टमक को चारों तरफ से घेरने का काम करता है, जिसके कारण बाद में जो पीछे से HCl आ रहा होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर ये जो एंजाइम निकल रहा होता है, इनका प्रभाव दीवार पर ना पड़े, स्टमक के वॉल पर ना पड़े। ये चिपचिपा पदार्थ जिसे हम म्यूकस या हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, ये HCl के प्रभाव से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से स्टमक की वॉल को बचाने का काम करता है। और इस तरीके से आप ये जानें कि ये तीसरा स्टेटमेंट भी चूंकि हमारे पास करेक्ट है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए है डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक कैप्शन दिख रहा है, एक अनाउंसमेंट दिख रहा है, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने ई एकेडमी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर PCS SDM बैच 2 लॉन्च किया है। SDM बैच 1 में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उनके आप कह सकते हैं कि जो भी उनकी डिमांड थी और जिस तरीके से उस बैच को देखकर और लोगों ने भी डिमांड की है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने PCS के SDM बैच 2 को लॉन्च किया है। इसमें हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं आपको, जो क्लासेस आपको हमारे ई एकेडमी एजुकेशन की ऐप पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है, आपसे ये अपील है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कि PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, मैं यहाँ पर स्टेट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि विशेष रूप से हम हिंदी भाषी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं। कोई अगर BPSC की तैयारी कर रहा हो, UP PCS की तैयारी कर रहा हो, हरियाणा PCS में हो, या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हो, उन सभी लोगों के लिए MP और छत्तीसगढ़ के लोग और झारखंड के लोग जो अपने अपने स्टेट में PCS की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे स्टेट के भी लोग अगर इस PCS के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तैयारी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ये बताऊं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो GS की फैकल्टी है, जो टीम है, ये सारी UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज में IAS की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ की टीम है ये। इसमें हमारे बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक जो हैं वो मौजूद हैं। सभी शिक्षक मुखर्जी नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान जो हैं उनमें पढ़ाने वाले टीचर हैं। इनमें से विशेष रूप से मैं बताऊं कि हमारे सबसे सीनियर सर जो इस पूरे ग्रुप में हैं वो हैं पॉलिटी के डॉक्टर SL सिंह सर। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के। इनके अंडर आज नहीं तो कम से कम हजारों बच्चे जो है वो इनके मार्गदर्शन में तैयारी करके और सफल हो चुके हैं, PCS और IAS के एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर आपको बताऊं उपेंद्र सर हैं हमारे। उपेंद्र सर जो कि
हिस्ट्री और इकोनॉमी की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं। सर चाणक्य IAS में फैकल्टी है और इसके अलावा सर ने उज्ज्वल IAS एकेडमी और इसके अलावा कई दूसरी जो एकेडमीज़ हैं, संवाद IAS एकेडमी, इन सभी एकेडमीज़ में फैकल्टी के रूप में कार्य किया है। सर के पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है हिस्ट्री और इकोनॉमी के सब्जेक्ट का। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं सर। आप इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन शिक्षक एक और हैं हमारे साथ, वो हैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाले अमन अर्जुन सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनसे परिचित भी होंगे। सर भी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों में सर ने पढ़ाने का काम किया है। IAS और PCS के बच्चों का मार्गदर्शन सर करते रहे हैं और सर के अंडर भी बहुत सारे बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सर जो है अपने बेहतरीन शिक्षा पद्धति के लिए जाने जाते हैं। सर बहुत ही ल्यूसिड तरीके से, बहुत ही आकर्षक ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम करते हैं, जो कि बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। ज्योग्राफी के अलावा सर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की भी क्लास लेते हैं PCS और IAS के बच्चों के लिए। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सर दो सब्जेक्ट में आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा एक तस्वीर आपको और दिख रही है, बायोलॉजी में सरिता मैम है, सरिता अत्री मैम। भले ही आज मैं आपके साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजी की जो विशेषज्ञता है, यानी सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का जो सेक्शन है, जीव विज्ञान का जो सेक्शन है, वो हमारे साथ सरिता मैम जैसे ही उपलब्ध होंगी, आपको पूरी बायोलॉजी का सेक्शन मैम ही कराएंगी। तो मैम भी बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं बायोलॉजी की। और आपको मैं बताऊं कि मैम के साथ जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को जो हमसे कई बार मिस हो जाती हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको बड़े ही आसानी से याद रख पाएंगे। मैम इस बेहतरीन ढंग से पढ़ाती हैं। और इन सब के अलावा एक तस्वीर मेरी भी आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा नाम कुमार अनुराग है, आपको पहले भी बताया, और मैं इस टीम में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन देखता हूँ। मैं भी चाणक्य IAS एकेडमी से जुड़ी हुई फैकल्टी हूँ और इसके अलावा उज्ज्वल IAS एकेडमी जो मुखर्जी नगर की एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें भी मैं फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। तो इन दो जगहों पर मैं प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ। संवाद IAS में भी मेरा जुड़ाव है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि आप हमारे साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब क्लास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी आवश्यकताएँ हैं इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर, वो आपकी यहाँ पर पूरी होंगी। ठीक है, तो इस पूरी टीम के साथ जब आप अपने GS का प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये मानकर चलें कि आपके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। इवन टैकल ही नहीं करेंगे बल्कि आप पूरी तरीके से पास होकर निकलेंगे, हम आपको ये आश्वस्त करते हैं। तो इसलिए जो भी ऐसे लोग जो PCS के लिए तैयारी कर रहे हों, विशेष रूप से जिनका फोकस हो कि हम SDM के लिए तैयारी करें, तो मैं कहूँगा कि आप हमारे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। न सिर्फ आप बल्कि आपके जितने भी सहपाठी हैं, जो भी ऐसे लोग जो आपसे परिचित हैं और आपको ये पता है कि वो भी आपके साथ तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, आप उन तक भी ये संदेश पहुंचाएं ताकि वो भी इस बैच को ज्वाइन करके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करें और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़कर अपने इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे हटकर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो कथन आपके पास दिए हुए हैं, फिर से 3 कथन आपके सामने हैं। पहला, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन रैबिट टेक्स प्लेस इन सीकम। जो सेल्यूलोज का पाचन है, खरगोश में सेल्यूलोज का पाचन अंधनाल में होता है। सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो खरगोश में ये पाचन ऐसा होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहे हैं लिवर हैज़ 4 लोब्स इन ह्यूमन एंड 5 लोब्स इन रैबिट। मनुष्य में यकृत 4 कक्षाओं वाला तथा खरगोश में 5 कक्षाओं वाला होता है। और तीसरा प्रश्न है फैगोसिटिक सेल्स इन लिवर आर कॉल्ड कुफर सेल्स, यानी यकृत में उपस्थित भक्षक कोशिकाएं
कुफ्फर कोशिकाएं कहलाती हैं या उनको हम कुफ्फर कोशिकाएं कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न में हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो सही है या नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जब हम मैमल्स में यानी स्तनधारियों में लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, बड़े आंत की बात करते हैं, तो बड़ी आंत में भी हमारे पास 3 पार्ट है जो कि प्रॉपरली बांटे जाते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, इन 3 भाग में जहां पर छोटी आंत आके बड़ी आंत में मिलती है, तो यानी जहां छोटी आंत बड़ी आंत में आकर खुल रही है, उसी पार्ट को हम सीकम बोलते हैं। इस सीकम वाले पार्ट में ही जितने भी शाकाहारी जीव हैं जो कि सीधे सीधे जो ग्रासेस है, पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, मतलब जो शाख हैं, जो हर्ब्स हैं, उसको कच्चा खाते हैं, तो वो सीधे सीधे सेल्यूलोज को अपने पाचन तंत्र में पहुंचा रहे होते हैं। हमारे शरीर में अगर आप देखेंगे तो सेल्यूलोज का जो पाचन है, उसके पाचन के लिए हमारे पूरे पाचन तंत्र में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे एंजाइम नहीं निकल रहे होते। लेकिन जैसे ही आप सीकम में पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो इस सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करते हैं। और रैबिट चूँकि एक शाकाहारी प्राणी है, इसके भी सीकम यानी अंधनाल में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का पहला जो कथन है वो तो सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाता है। क्यों? क्योंकि सी में 1 नहीं है और डी में नन ऑफ दीज लिख रहा है, इसमें से कोई नहीं, तो इन दोनों को आप हटा दीजिए। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से करेक्ट होगा क्योंकि ए और बी दोनों में ये मेंशन है। तो ये हमें सीधे सीधे मैं स्टेटमेंट ही आपको बताता हूँ कि ह्यूमन में जो उनका लिवर होता है वो 4 कक्षाओं वाला 4 लोब्स का होता है, जबकि खरगोश में ये 5 लोब्स का होता है। तो ये फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखना है कि थर्ड सही है या नहीं। थर्ड बोल रहा है कि लिवर के अंदर जो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, यानी जो भक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनको हम कुफर सेल्स यानी कुफर कोशिकाएं बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। लिवर में एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि कुछ कोशिकाओं के समूह से बना होता है, इन कोशिकाओं को हम कुफर कोशिकाएं बोलते हैं। और शरीर के अंदर पहुंचने वाले जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जब लिवर में इन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो ये कोशिकाएं सीधा सीधा उनका भक्षण कर लेती है, उनको खा लेती है और उनको फिर ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है उनको। तो इस तरीके से इन कुफर कोशिकाओं को भी आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। लिवर में जो कुफर कोशिकाएं हैं ये फैगोसिटिक सेल्स है, ये भक्षण कोशिकाएं हैं। यानी तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। और इस तरीके से जब 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब हमारे लिए जो सही ऑप्शन है वो है ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द 6th क्वेश्चन। ओके, आइए अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछता है, विद रेफरेंस टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हिंदी में पढ़ दूं, एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी सामान्य मनुष्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब एक एक करके जरा एग्जाम्पल ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है, द ह्यूमन सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन। जो मनुष्य का लार है वो ये हल्का क्षारीय होता है। ये निश्चित रूप से सही स्टेटमेंट है, मनुष्य का लार जो है वो हल्का क्षारीय होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग सिक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार श्रावित करता है। ये 24 घंटे की बात की जा रही है कि 24 घंटे में मनुष्य कितना लार श्रावित करता है। ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए कि 1 से 1.5 लीटर लार जो है वो श्रावित होता है मनुष्य के मुख में पूरे दिन में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय 6 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में 6 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा लार श्रावित किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप मनुष्य मुख की बात करेंगे तो वहाँ पर 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियाँ जो है वो लार श्रावित करती हैं। आपको मैं बताऊँ इस स्टेटमेंट में जो गलती है वो क्या है, 6 की जगह 6 जोड़ी लिखा गया है, जबकि इसे 3 जोड़ी या तो लिखना था या फिर 6 लिखना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुख के अंदर जो ओपन होती हैं। हमारे मुंह के अंदर 6 लार ग्रंथियां या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती हैं,
न कि 6 जोड़ी। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सी जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। 6 पेयर्स की जगह 3 पेयर्स अगर होता तो ये करेक्ट होता। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथा आपसे बोला द सेलेब्री एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारे मुख यानी बक्कल कैविटी में होता है, और वहाँ पर सेलेब्री एंजाइम, जिसको कि हम सेलेब्री एमाइलेज या फिर टाइलिन बोलते हैं, वो ये काम करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये डी कथन जो है वो सही है। आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, तो वो है स्टेटमेंट सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8th नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। 8th क्या बोल रहा है, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर इन, यानी कि हमारे शरीर में या पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है ये कहाँ होता है। आप देखें, मैंने कुछ एक चीज़ें आपको बताई थी, उससे आपको ये पता होना चाहिए। बहुत आसान है इसको समझना। अगर बोल रहे हैं स्टमक, तो स्टमक में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है, इसलिए स्टमक में होगा नहीं, कंप्लीट तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्टमक तो काफ़ी शुरुआत में ही होता है। दूसरा लिवर, लिवर में आपको बताया किसी भी, लिवर एक ग्लैंड है, तो लिवर पाचन नहीं कराएगा, लिवर पाचन नहीं कराएगा, वो कुछ एंजाइम्स को स्रावित कराने का काम करेगा, या कुछ जो बाइल जूस है, यानी जो आप कह सकते हैं पित्तरस जो है, उसको स्रावित कराने का काम करता है, तो लिवर भी नहीं होगा। तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इस लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल है वो आता है, और उस वेस्ट मटेरियल से जो एक्स्ट्रा वाटर है सिर्फ और सिर्फ उसको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं वापस से, ताकि शरीर के अंदर से जल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर ना आ पाए। ये काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन भी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। निश्चित रूप से छोटी आंत वो अंतिम जगह है, आप कह सकते हैं, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे साधारण रूप बनते हैं, और फिर इनको शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है। इलियम जो पार्ट होता है छोटी आंत का, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो विलाई होते हैं, जो छोटे छोटे उभार होते हैं इनकी दीवारों में, उनसे ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करा ली जाती हैं। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन की तरफ देखें। चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से अग्नाशयिक रस के कार्यों को चुने। अग्नाशयिक रस क्या भाई? अग्नाशयिक रस का मतलब हो गया जो अग्नाशय से निकलते हैं, यानी पैंक्रियास से हमारे जो जूस निकलता है उसकी बात की जा रही है। हमारे पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उसके कई सारे काम हैं, हम उनको एक एक करके देखें। पहला बोला ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है एवं लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का। आपको मैं बताऊं कि ट्रिप्सिन निश्चित रूप से अग्नाशयिक रस के साथ निकलता है और ये प्रोटीन का पाचन कराता है, लेकिन लाइपेज लिपिड का पाचन कराता है, न कि कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड बोल रहा है स्टेटमेंट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन। अब ये तो ऊपर से ही गलत हो जाता है। आपको बता दिया कि लाइपेज लिपिड का यानी कि फैट का डाइजेशन कराएगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन का, तो बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड बोलते हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। ट्रिप्सिन और लाइपेज फैट यानी कि वसा का, दोनों ही वसा का पाचन करते हैं। ये नितांत ही गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है, क्योंकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ये हमें पता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आपको मैं बताऊं कि अग्नाशयिक रस के साथ कई अलग अलग प्रकार के जूसेस या कई अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं सॉरी, जिनको मिलाकर हम उसको अग्नाशयिक रस यानी पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। उसमें से ट्रिप्सिन जो है ये निकलता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। आपको एक और क्लू यहाँ पर देना चाहूँगा, जब भी आपको एमाइलेज नाम का एंजाइम मिलता है तो ये आपको याद रखना है कि वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जब भी लाइपेज नाम का कोई एंजाइम मिले तो उसको आपको याद रखना वो लिपिड यानी कि फैट का पाचन करने में योगदान करता है। तो इस तरीके से इस 9वें प्रश्न का जो आंसर है वो है डी, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, आइए अब आज का एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इस कथन में आप देखेंगे एक सरसरी निगाह अगर डालेंगे तो चारों कथनों में बाइल की बात की जा रही है, यानी कि पित्त रस की बात की जा रही है। आइए एक एक करके हम जरा पढ़ते हैं कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है बाइल इज सिक्रीटेड बाय द लिवर। पित्तरस जो है ये यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये निश्चित रूप से सही है। आपको बताया था यकृत में गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय होता है और उस पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है। सेकंड देखें, बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पित्तरस पित्ताशय में संचित रहता है, ये भी आप सही करेंगे, है ना। 1 और 2 सही हो गया आपका, और 1 और 2 सही होने का मतलब है कि आपका ए, बी और डी ऑप्शन अभी करेक्ट चल रहा है। सी ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सी में 1 नहीं है। ठीक है, थर्ड आते हैं। थर्ड में आपसे कहा गया बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट रिस्पॉन्सिबल ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन, यानी कि पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता परंतु यह वसा के एमल्सीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप देखें पित्तरस जो होता है ये नेचर वाइज क्षारीय होता है, ये नेचर वाइज अल्कलाइन होता है, और जब ये भोजन के साथ आए फैट के साथ मिलता है तो उसको एमल्सिफाई करता है, यानी उसके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। ये जो है वो काम है किसका, पित्तरस का। तो पित्तरस 2 काम करता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है यानी फूड को क्षारीय बनाता है ताकि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से आने वाले जो एंजाइम है वो अच्छी तरीके से फूड के डाइजेशन पर वर्क कर सके, है ना, भोजन के पाचन के लिए कार्य कर सके। जब भोजन स्टमक से बाहर आकर ड्यूडेनम में पहुंचता है तो पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस जो है उसके साथ आने वाले एंजाइम तभी काम कर पाएंगे जब भोजन क्षारीय होगा। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अमाशय के अंदर जब भोजन आता है तो वहाँ HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। अब ये अम्लीय भोजन जब अपने पाचन के क्रम में आगे बढ़ेगा और ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा, स्टमक के बाद ड्यूडेनम होता है, जब ये वहाँ आएगा तो ये चूंकि भोजन अम्लीय है, यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस के साथ आने वाले एंजाइम उसके पाचन पर कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको भोजन को क्षारीय बनाने की आवश्यकता है। और भोजन क्षारीय कैसे बनेगा, भोजन क्षारीय बनेगा तब जब उसमें लिवर से जो गॉल ब्लैडर लिवर में है वहाँ पर इकट्ठा हुआ बाइल जूस जो है यानी कि पित्तरस जो है वो आकर इस ड्यूडेनम में आए हुए भोजन में आकर मिले तो वो भोजन को क्षारीय बनाएगा। और दूसरा, वसा जो भोजन के साथ आया हुआ ये उसके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है यानी उसे एमल्सीकृत करने का काम करता है। यानी थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो इस तरीके से थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ जरा ऑप्शन देखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है बाइल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। पित्तरस वसा में घुलनशील विटामिन ए, यहाँ पर ए होना चाहिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आई लिख गया है, ए, डी, ई और एवं के अवशोषण के लिए भी आवश्यक होता है। जो हिंदी में पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा सा जहाँ आई लिखा है उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि वहाँ पर ए आ रहा है, ए आना चाहिए, इंग्लिश में ए लिखा हुआ है। तो
जो ए, डी, ई और के होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इन विटामिनों की खासियत ये होती है कि ये जहाँ पर फैट होगा वहीं पर मौजूद होंगे। चूँकि बाइल के आने से जो वसा है वो एमल्सीकृत होता है, उसके बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, इसलिए इन वसा में घुले हुए जो विटामिन हैं वो विटामिन भी वहाँ पर सरलीकृत किए जाते हैं, सिंप्लीफाइड किए जाते हैं, ताकि उनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो पाए। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाइल जो जूस है वो वहाँ पर रहे, और इसलिए जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट होता है। और इसके करेक्ट होने के साथ ही हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बाइल जूस के रिगार्डिंग वो है डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 स्टेटमेंट है वो चारों के चारों ही सही है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं ये आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिहाज से बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इन्हें याद रखना है। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से लिए गए थे ताकि आपको न सिर्फ प्रश्न का डायरेक्ट आंसर मिले बल्कि कथन और के हिसाब से, कथन वाले प्रश्नों के हिसाब से हम कई सारी चीज़ें जो है वो समझ पाए एक साथ। इस तरीके से प्रश्नों को चुना गया था। आगे भी हम प्रश्नों के इस तरीके की जो श्रृंखला है, इस तरीके की जो सीरीज़ है वो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आपको मैं अभी बताऊं कि आप में से जितने लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अगर इच्छुक है कि उनको इस साल पीसीएस का एग्ज़ाम पास करना ही करना है, उनको एसडीएम बनना ही बनना है, तो मैं उन सब से ये कहूँगा कि वो सभी हमारे इस पीसीएस एसडीएम बैच 2 जो हमने नया लॉन्च किया है उसे ज्वाइन करें। इसमें आपको जीएस की पूरी टीम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे जीएस की टीम में कौन कौन है। हमारी जीएस की टीम में अमन अर्जुन सर है, हमारी जीएस की टीम में सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर एसएल सिंह सर है, हमारे जीएस की टीम में इकोनॉमी और हिस्ट्री की बेहतरीन फैकल्टी उपेंद्र सर है, बायोलॉजी के लिए सरिता अत्री मैम है, और इसके साथ साथ मैं आपको वहाँ मिलूँगा एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक के साथ। तो हमारी इस पूरी जीएस का जो पूरा पोर्शन है आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, आप अगर उसकी प्रिपरेशन बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम के साथ जुड़े, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो कोर्स है वो 500 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, यानी कि एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम के साथ, है ना, एक्सट्रीम सफिशिएंट टाइम के साथ हम आपको ये कोर्स कराएंगे। आपकी एक भी ऐसी चीज़ जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिक्वायर्ड है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएंगी। और आपको ये चीज़ भी मैं बताऊँ साथ के साथ कि इस 500 घंटे से भी ज़्यादा के कोर्स के लिए हमने बहुत ही मिनिमल फीस रखी है, वो है 7500। तो आप में से जो भी लोग इच्छुक हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो इस कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जितने भी लोग इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं वो पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप पर ही हमारे एसडीएम पीसीएस बैच 2 का जो सेक्शन मिलेगा आप वहां जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि आज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भेजें, और हमारा उत्साह इसी से बढ़ेगा ताकि हम आपको इसी सीरीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके, ताकि पीसीएस के क्वेश्चन में जब आप जाएंगे, पीसीएस का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई देंगे और आप बहुत आसानी से इसका आंसर करके आ पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, हर वो व्यक्ति, हर वो लोग जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो हमारी इस बेहतरीन टीम के साथ जुड़े। हम आपके जीएस के पूरे पोर्शन को पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने के लिए आश्वस्त करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे। क्या हुआ?